हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली ज्योग्राफी की क्लास में जो है हमारा जो 10th चैप्टर है पार्ट 1 बुक का, जिसका नाम है मानव बस्ती, उसकी शुरुआत की थी और कल हमने जो है उसकी बुक एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपको ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ग्रामीण बस्तियों की स्थिति किन किन कारकों पर निर्भर करती है, या ग्रामीण बस्तियों को कौन कौन से कारक, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को जो है निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है भूमि। मनुष्य जो है हमेशा से उसी जगह पर रहना पसंद करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाकर अपना जीवन गुजर बसर कर सकता है। यूरोप के दलदलीय क्षेत्रों में बस्तियाँ नहीं बसाई जा सकती हैं। इसके विपरीत उदाहरण के तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग जो है नदी घाटियों के निम्न भागों में बस्तियाँ बसाते हैं। दूसरा है हमारा जल आपूर्ति। जहाँ पे आसानी से जल मिलेगा, जल की सुविधा होगी, ऐसे जहाँ नदियाँ, झीलें, झरना हमारी बस्तियों के समीप होगा, ऐसी जगहों पर लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ से उनकी पानी की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। झीलों, नदियों का जो प्रयोग है वो यातायात के रूप में भी कर सकते हैं। सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध होने की स्थिति, गांव की सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। भारत के अधिकतर दुर्ग जो हैं वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बसाए गए हैं। गृह निर्माण सामग्री, मनुष्य अपनी बस्ती जो है वहीं बसाता है जहां गृह निर्माण की सामग्री आसानी से मिल सकती है। पांचवी है हमारी उच्च भूमि क्षेत्र। मनुष्य अपने रहने के लिए जो है उच्च क्षेत्रों को चुनता है ताकि बाढ़ से बचा जा सके। नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियां जो है नदी वेदिकाओं पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग जो है शुष्क बिंदु के होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में लोग जो है अपने मकानों पर स्तंभ बनाते हैं जिससे कि बाढ़ व कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। हमारा सेकंड प्रश्न है, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है हमारी बेरोजगारी की समस्या। साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने शासनकाल में अपने अधीन देशों की प्राचीन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है तोड़फोड़ छिन भिन कर डाला था। उन्होंने गांव के कुटीर उद्योगों व दस्तकारियों को नष्ट कर डाला था। कृषि के मशीनीकरण ने ही रही सही कमी पूरी कर दी थी। अब मनुष्य के स्थान पर जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी समस्या क्या है, प्रवास की। विकासशील देशों में वर्तमान नगरीकरण की प्रक्रिया ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों की योग्य श्रम शक्ति को तो छीन ही लिया है। गांव के लोग काम की तलाश में जो है निरंतर प्रवास कर जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, नगरीकरण की प्रक्रिया ने जो है महानगरों के निकटवर्ती गांवों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया है, उन पर अपना अधिकार जमा लिया है। उनके कृषि कार्यों को सीमित करके जो है भूमि के रूप में उनका स्थायी आजीविका का साधन भी छिन गया है। तीसरा है हमारा चौथा है आजीविका के सिकुड़ते हुए साधन। मनुष्य ने जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इस कारण उनकी जोतों का आकार, उनके खेतों का आकार भी जो है वो छोटा होता जा रहा है, जिससे लोगों का पेट नहीं भर पाता है। इससे गांव में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और क्या है, जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आगे क्या है, विकासशील देशों में लगभग सभी गांवों में जो है पानी पीने की जो कमी है वो होती जा रही है। यहाँ साफ सफाई, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुविधाओं का भी अभाव होता जा रहा है। निवेश की कमी, गांव व छोटे कस्बों की अवहेलना का शिकार होते जा रहे हैं। निवेश, कोई यहाँ पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है।
है। सामाजिक क्षेत्र, आज के युग जो है भौतिकवादी हो गया है। गांव के लोग भी जो है इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। गांव में नैतिक मूल्यों का भी पतन होता जा रहा है। भाईचारे जैसी भावना जो है अब लोगों में से समाप्त होती जा रही है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आपका शॉर्ट में भी आ जाता है और पूरा लॉन्ग में भी आ जाता है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूप कौन कौन से हैं, या आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्णन करें, या एक ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप किस प्रकार पर्यावरण दशाओं, भौतिक सांस्कृतिक प्रभावों को प्रतिबिंबित करता है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप निर्धारण के लिए जो है उनकी पर्यावरण दशाओं एवं भौतिक सांस्कृतिक प्रभावों को जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहला है हमारा रैखिक आकृति की बस्तियां, मतलब जो एक ही लाइन में बसी हुई होती हैं, जो किनारे किनारे पर। ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहरों या सीधे समुद्र तट के साथ होता है। इन बस्तियों के जो मकान होते हैं, बाड़े होते हैं, सड़कें होते हैं, नहरें नदियों के समानांतर, मतलब उनके आमने सामने चलते रहते हैं, किनारे किनारे पर होते हैं। गांव के भीतर भाग से गलियां और सड़कें नदियों पर आकर मिल जाती हैं। जो भी आने जाने का रास्ता होता है वो सीधा नदियों से आकर मिल जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां नदियों के किनारे बसाई जाती हैं। दूसरी है हमारी क्रॉस की आकृति की बस्तियां। आप फोटो में भी देख रहे हो क्रॉस बना हुआ है, तो आपको एक चौराहा जैसा भी दिख रहा है जहां चार रास्ते निकल रहे हैं, पर ये चारों एक ही जगह पर आके मिल भी रहे हैं। ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। ऐसी बस्तियों में सड़कों के किनारे जो है चौमुखी दिशाओं में मकान, मतलब चारों दिशाओं के मकान बने होते हैं। अगला है हमारा तारक आकृति, मतलब तारे के आकार की। आपको फोटो में भी दिख रहा है जैसे तारे की शेप होती है। कभी कभी कई सड़कें जो है सड़क मार्ग विभिन्न दिशाओं में आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गांव में सभी दिशाओं में आने वाली सड़कों के किनारे मकान बने होते हैं जिनसे एक तारे जैसी आकृति बनती है। अगला है हमारा टी आकृति की बस्तियां। ऐसी बस्तियां जहां विकसित होती हैं वहां कोई सड़क जो है मुख्य सड़क पर आकर मिलती है, मतलब जो सड़क गांव में या शहर में होती है वो एक मुख्य सड़क पर आकर मिल जाती है और वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थानों पर सड़कों के किनारे बने मकानों से जो है टी आकृति की बस्तियां भी बन जाती हैं। अगला है हमारा वर्गाकार एवं गोलाकार बस्तियां, यानी कि ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब, झील, हरे भरे मैदान या बाग के चारों ओर विकसित होती है। पश्चिमी बंगाल के गांव में तालाब, पोखर अवश्य होते हैं। बिहार व हरियाणा में मिट्टी में खोदकर ऐसे ही मकान बनाए जाते हैं। युगम आकृति की, युगम मतलब जोड़े में, ऐसी बस्तियां वहां बसती हैं जहां कोई सड़क किसी नहर, नदी पर बने पुल से गुजरती है। इन स्थानों पर नदी, नहर और सड़कों के किनारे मकान बन जाते हैं। इनमें युगम आकृति की बस्तियां बनी होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण, यानी कि किस किस प्रकार के नगर होते हैं उन नगरों का वर्णन करना है। नगरों के विभिन्न प्रकार्यात्मक प्रकार कौन कौन से हैं, नगर के प्रकार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करें। किसी विशिष्ट कार्य के आधार पर जो है नगर प्रसिद्ध होते हैं। अपने विशेष कार्यों के आधार पर नगरों को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन नगरों के जो कार्य हैं वो सदैव एक से नहीं रहते हैं। वे समय और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं और उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। प्रशासनिक नगर क्या होते हैं? प्रशासनिक नगर जो है किसी भी देश या राज्य की राजधानियां होते हैं। यहीं से केंद्र और राज्यों का जो है प्रशासन चलता है, यानी कि जहाँ हमारे शासन की व्यवस्था होती है। कुछ नगर जिलों के मुख्यालय भी होते हैं। नई दिल्ली, कैनबरा, मॉस्को, बीजिंग, पेरिस, लंदन देश की राजधानियां हैं। भारत के राज्यों की राजधानियां नगर हैं। जयपुर, भोपाल, पटना, हैदराबाद। ऐसे नगरों में संसद भवन और विधानसभा होती है। यहाँ पर सरकारी इमारतें और सरकारी आवास भी होते हैं।
दूसरा है हमारा प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा वाले नगर। इन नगरों को सुरक्षा की दृष्टि से ही बसाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है किला नगर। पहले राजा महाराजा जो हैं अपनी सुरक्षा के लिए किले बनवाते थे। किले के चारों ओर नगर बस जाता था, जैसे जोधपुर और चित्तौड़। गैरसिन नगर, जहाँ छावनियाँ होती हैं। इन नगरों के सैनिकों के निवास स्थान, अभ्यास या प्रशिक्षण की या युद्ध से संबंधित जहाँ सामान रखा जाता है, इन्हें कंटेनमेंट भी कहा जाता है। महू इसका उदाहरण है। नौसैनिक नगर, नौसैनिक गतिविधियों वाले केंद्रों को नौसैनिक नगर कहते हैं, जहाँ जलयान वगैरह होते हैं बड़े बड़े। कोची इसका उदाहरण है। सांस्कृतिक नगर, ये नगर मुख्य रूप से शिक्षा के, कला के, संस्कृति के, मनोरंजन के केंद्र होते हैं। पहला है हमारा शिक्षा नगर, जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो शिक्षा केंद्रित होते हैं। ये नगर आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से पूर्ण होते हैं, जैसे वाराणसी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अलीगढ़, पिलानी, रोहतक आदि। धार्मिक नगर, जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं। इन नगरों का संबंध किसी न किसी धर्म से होता है। तीर्थयात्री इन नगरों में आते रहते हैं। इन नगरों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्म भवन, धर्मशालाएं बनवाई जाती हैं, जैसे हरिद्वार, अयोध्या, पुरी, मक्का, बालाजी, अजमेर इत्यादि। अगला है हमारा मनोरंजन नगर। मनोरंजन नगर में क्या होता है? जहाँ हमारे मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध होते हैं, जहाँ स्वास्थ्यवर्धक अच्छी जलवायु, मौसम के परिवर्तन करने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए जिन स्थानों पर हम घूमने जाते हैं, जैसे दार्जिलिंग, मसूरी इत्यादि। औद्योगिक नगर, जो उद्योगों का केंद्र होते हैं या उद्योगों को ध्यान में रखते हुए जो विकसित होते हैं, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, सेलम, पिट्सबर्ग, बर्गिंघम। खनन नगर, जो खनन के लिए प्रसिद्ध होता है, जहाँ खनिज से नगर का जो प्रसिद्धि है वो खनिजों के कारण हुई होती है, जैसे भारत में खेतड़ी, झरिया, रानीगंज इत्यादि। परिवहन नगर, जो परिवहन सुविधाओं के कारण विकसित होता है, उसे परिवहन नगर कहा जाता है, जैसे भारत में मुगलसराय, इटारसी, इंग्लैंड इत्यादि। व्यापारिक नगर, जो अपने व्यापार के वृद्धि के साथ बड़े बड़े नगरों का रूप ले लेते हैं। इन नगरों को जो है व्यापार की सुविधा के लिए बैंक, भंडारघर आदि होते हैं, जैसे भारत का आगरा, हापुड़, चीन इत्यादि। नवनगर, नए नगर मतलब वे नगर जो किसी नियोजन से बने होते हैं, उन्हें नियोजित या नवनगर कहा जाता है। अपेक्षाकृत नए होते हैं, जैसे चंडीगढ़, पाकिस्तान, इस्लामाबाद इत्यादि। और कौन से होते हैं नगर? संग्रह नगर। कुछ नगरों में जो है कच्चे माल के कारखानों में भेजने से पहले उन्हें इकट्ठा किया जाता, जहाँ सामान को इकट्ठा, संग्रह मतलब इकट्ठा, भी आपने प्राथमिक क्रियाओं वाले चैप्टर में पढ़ा भी है संग्रह करना, जैसे मत्स्य व लकड़ी काटने के केंद्र। मत्स्य नगर में क्या होता है? समुद्री तटों के नज़दीक बसे हुए होते हैं, जहाँ पर उनके जहाज़ों को ठहरने की सुविधा होती है। मछली पकड़ने, सुखाने व डिब्बा बंद करने का कार्य किया जाता है, जैसे कोचीन और कालीकट। कास्ट कर्तन बर्तन, इन नगरों का विकास जो है आरा मिलों के, जहाँ लकड़ी का काम होता है, जहाँ बड़े बड़े लट्ठे इकट्ठा करना, चीरना, तख्त इत्यादि बनाने का काम किया जाता है, जैसे नेपा नगर, काठगोदाम इत्यादि। उत्पादन नगर, निर्माण उद्योगों के कारण भी नए नगरों की स्थापना होती है। इन नगरों को जो है उत्पादन नगर कहा जाता है। इन नगरों में श्रमिकों के रहने के लिए जो है बड़े बड़े स्थान होते हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, व बैंकों की सुविधाएं होती हैं। यहाँ यातायात के साधनों की भी उत्तम व्यवस्था होती है। निवास नगर, बड़े बड़े नगरों के सीमांतों और उपनगरों का विकास हो जाता है। ऐसे नगर जो है शहरी जनसंख्या को निवास सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे दिल्ली के चारों ओर सोनीपत, फरीदाबाद जो है इसी के उदाहरण माने जाते हैं।